एडवोकेट सुनील सोरण हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कि ये अक्सर कहते हैं मनोहर लाल ने ही सब कुछ बदला है, जो हरियाणा का जो खाका बदला है, हरियाणा की दशा और दिशा जो बदली है, ये देन सिर्फ मनोहर लाल की है। तो लांबा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, मनोहर लाल जी फेस ऑफ चेंज थे। उन्होंने इस प्रदेश में पहली बार एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी। एक संत, एक तपस्वी बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाकर, चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठाया, जिसने पूरे देश, पूरे प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। लोग कहते हैं कि उनकी मूंछों में भी गुस्सा था। एक तो पहली बात ये कि जब भगवान हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। जब आदमी काबिल होता है, जब आदमी करेजियस होता है, जब आदमी को जानकारी होती है और जब अंदर से साफ होता है और आत्मा से बात करता है, तो वो चीजों को डायरेक्ट बोलता है। हरियाणा की पॉलिटिक्स आज तक ऐसी रही थी, लोगों को बेवकूफ बना के वोट लो, माला डलवाओ, पैसा इकट्ठा करो, परिवारवाद करो, इलाकावाद करो। मनोहर लाल जी पहले आए व्यक्ति, सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा नाम मनोहर लाल खट्टर की वजह सिर्फ मनोहर लाल होगा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इतना बड़ा दिल था उस व्यक्ति। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी और आज सेंटर में मिनिस्टर बनने के बाद भी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मनोहर लाल जी ने तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई हल्का नहीं छोड़ा जहां लोगों के बीच में पब्लिक मीटिंग्स ना की हो। लोगों के बीच में गए, पब्लिक मीटिंग, फोर्स लेके मोबाइल जैम्बर लेके साथ 1000 बीएसएफ आर्मी। देखिए हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है, उसका एक प्रोटोकॉल है। आज भी कोई चीफ मिनिस्टर आएगा तो उस प्रोटोकॉल के साथ आएगा। ये जनता में कोई मिसक्रिएंट्स नहीं होता, जनता नहीं कुछ गलत करती। पहले सीएम थे वो, ये उनका प्रोटोकॉल नहीं होता था। एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था जिसे पंजाब की सरकार सपोर्ट कर रही थी और फाइनली एक रात उनको लठ मार के भगा दिया। रही बात किसानों की, जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, जो बात हम उस किसान आंदोलन के समय डिस्कस करते थे, आज वो धरातल पर आ गई है। जो लोग उस समय किसानों का चेहरा हुआ करते थे, आप बताओ वो कहां पर है? उनका तो आज हरियाणा में घुसना ही मुश्किल हो गया है। कोई हरियाणा के अंदर आंदोलन नाम की चीज नहीं है। लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज करना भी शुरू कर दिया है कि वो तीनों कृषि कानून, सुधार कानून जो थे वो ठीक थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में, और हमारे साथ आपके जाने पहचाने, आपका खास चेहरा जो सब भली भांति जानते हैं, एडवोकेट सुनील सोरण हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। और आज बातचीत करेंगे कई विषयों पे, और हरियाणा की राजनीति पे, और किसानों को लेके। और पीछे मनोहर लाल जी की फोटो लगी हुई है, ये परम भगत है मनोहर लाल जी के। और मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, यानी कि ये अक्सर कहते हैं मनोहर लाल ने ही सब कुछ बदला है, जो हरियाणा का जो खाका बदला है, हरियाणा की दशा और दिशा जो बदली है, ये देन सिर्फ मनोहर लाल की है। ये एडवोकेट साहब मानते हैं। जो कानून, जो रूल है, रेगुलेशन है, जो कुछ भी हरियाणा में चेंज हुआ है, वो मनोहर लाल की देन है, उनकी सोच है। और उनकी सोच को मुख्यमंत्री नायब सैनी अब उनकी सोच को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ एडवोकेट सुनील सोरण के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत आपके सामने रखते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद लांबा साहब, काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं आभारी हूं आपका कि एक बार पुनः आपने आपके इस पॉपुलर चैनल के प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया है अपने विचार रखने का। ये सही बात है, बहुत से ज्वलंत मुद्दों की आपने चर्चा की है। किसानों का मामला है, अब नई फसल मंडियों में आ रही है, उससे संबंधित है। एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था जिसे पंजाब की सरकार सपोर्ट कर रही थी और फाइनली एक रात उनको लठ मार के भगा दिया। और फिर ये भी आपने चर्चा की कि माननीय मनोहर लाल जी। तो लांबा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, मनोहर लाल जी फेस ऑफ चेंज थे। उन्होंने इस प्रदेश में पहली बार एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी। पहली बार देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को ये पता चला कि ईमानदारी से नौकरियां भी मिल सकती हैं, मेरिट से नौकरियां भी मिल सकती हैं। तो मनोहर लाल जी उस मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है लांबा साहब कि उन्होंने इस बात का विरोध अपने ही लोगों में भी सहन किया। एक समय ऐसा था, क्योंकि 2014 में पहली बार फुल फ्लेजेड बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी में भी कुछ लोग ये सोच बैठे थे कि आज तुम्हारी सरकार बनी है, तुम इतने सालों से बीजेपी के साथ लगे हो, शायद तुम्हें कहीं मलाई मारने का मौका मिल जाए। लेकिन एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, एक संत
एक तपस्वी बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाकर, चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठाया, जिसने पूरे देश, पूरे प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। चलो मान लेते हैं मनोहर लाल जी ने, क्या वास्तव में आपको लगता है हरियाणा का फेस को चेंज किया है? हरियाणा की आबो हवा बदली है, हरियाणा का डेवलपमेंट बदला है, हरियाणा की अच्छी अच्छी सोच ये खुद लेके आए हैं और आज हरियाणा गति पे है, तो यह उनकी देन है, ये आप पे छोड़ते हैं। मनोहर लाल जी, लोग कहते हैं कि उनकी मूँछों में भी गुस्सा था, वो बातचीत में गुस्सा नहीं था, उनके चेहरे पे तो गुस्सा और एटीट्यूड और घमंड है। वो अक्सर कहते हैं मनोहर लाल जी एक बात, हम बाजड़ा गए, चौक पे खड़े होकर केले खाते थे, मेरे पास केलों के पैसे नहीं होते थे, हमें फलाना स्कूटर पे घुमाता था, हमें दादरी फलाना घुमाता था, हमें हरियाणा में उसके छत पे सोते थे, मैं बसों में घूमा हूँ, मैं तो 500 रुपये किराए पे रहता था झोला टांग के। उस व्यक्ति को हरियाणा का, पूरे भारत का सिरमौर बना रखा है मुख्यमंत्री साहब को, जो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी। तो वो गरीबी को भी जानते हैं और अमीरी को भी जानते हैं। तो किसान कहते हैं और लोग कहते हैं शेर की हंडी में सवा शेर घल गया, जनता के बीच कभी गए नहीं, जनता के सीएम कभी बन नहीं पाए वो आज तक। जैसे चौटाला साहब, हुड्डा साहब जनता के बीच में दरबार लगाते थे, अब वो दरबारी घोड़े बन के रह गए। चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पे कोई जा नहीं सकता था, 50 बैरियर लगा रखे थे। अब शेरनी साहब ने सब कुछ खुला छोड़ रखा है, छोटी मोटी एक वो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ती। अभी लोग कहते हैं ये तो तानाशाही कर रहे हैं बीजेपी वाले, किसान भी कहते हैं ये तो तानाशाही सरकार है। तो ये क्या फेस ऑफ चेंज? बहुत लंबी कमेंट्री दी लांबा साहब आपने, पर उसमें एक पार्ट जो मिसिंग है वो ये है कि आपका रिसर्च वर्क पुअर है, आपने रिसर्च अच्छे से नहीं किया। एक तो पहली बात ये कि जब भगवान हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। जब आदमी काबिल होता है, जब आदमी करेजियस होता है, जब आदमी को जानकारी होती है और जब अंदर से साफ होता है और आत्मा से बात करता है, तो वो चीज़ों को डायरेक्ट बोलता है। सोसाइटी में ये आदत नहीं थी कि डायरेक्ट बातों को सुनने की। मनोहर लाल जी का रवैया था यस और नो, एंड राइट इज ऑलवेज राइट। हरियाणा की पॉलिटिक्स आज तक ऐसी रही थी, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लो, माला डलवाओ, पैसा इकट्ठा करो, परिवारवाद करो, इलाकावाद करो। मनोहर लाल जी पहले आए व्यक्ति, सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा नाम मनोहर लाल खट्टर की वजह सिर्फ मनोहर लाल होगा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इतना बड़ा दिल था उस व्यक्ति का। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा दिल है तो साधारण बातें वो कभी भी सहन नहीं करेगा, और लाजमी है कि जहां कोई गलत बात होगी तो उसको कहेगा नो, और वो चेहरे पर कहेगा नो, ये वेट नहीं करेगा। वो डिप्लोमेटिक कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके फोकस क्लियर हैं, उसे जो करना है वो उसके दिमाग में है। उसने किसी को बहकाना बरगलाना नहीं है, उसके मन में ये नहीं है कि किसी को बेवकूफ़ बना के मुझे कोई फ़ायदा उठाना है। आपको ध्यान होगा कि करनाल हल्के में भी, जहाँ से वो विधायक थे, एक बार किसी ने प्रेशराइज करने की कोशिश की, और हम भी राजनीति से जुड़े रहे, भले ही वो हम इतनी बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे, गाँव के सरपंच रहा हूँ मैं। कई बार लोग ब्लैकमेल करते हैं कि जी साहब आप वोट मांगने तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने कहा कि नो, आप मुझे वोट मत देना, क्योंकि जो राइट है दैट विल रिमेन ऑलवेज राइट। ये जो उनकी अप्रोच थी, सोच थी, इसमें कभी कभी लोगों को एरोगेंस भी नजर आया। वो एरोगेंस कभी था नहीं, वो सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई सबके सामने, सब सच्चाई सहन करने, ये बात बहुत बड़ी मुश्किल, ये सबके बस की बात नहीं होती। सच सहन करना बहुत मुश्किल बात है। झूठ सुन के आदमी खुश हो जाता है, झूठे वादे, झूठी बातें, झूठा बरगलाना, झूठी थपकी, ये सुन के आदमी खुश हो जाता है। लेकिन सच बात लांबा साहब, अगर मान ले मेरे में कोई वीकनेस और आप मुझे मेरे मुंह पर कह दो नहीं नहीं वकील साहब ये आपकी वीकनेस है, तो मुंह से सुनना कम पसंद करूंगा, बजाय कि आप मुझे चिकनी चुपड़ी बात करके कहीं मुझे खुश करो। ये उनके कैरेक्टर में नहीं थी। लांबा साहब, उन्होंने फर्स्ट डे क्लियर किया कि ये जो प्रीमाइसिस हैं सीएम हाउस की, जो संत कबीर कुटीर उन्होंने इसका नाम दिया, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के लिए हैं, और एक हरियाणा का वो चीफ मिनिस्टर है जो सादगी भरा और संत का जीवन जीता है। एक कमरे में रह के अपना काम करते हैं, और काम आप ये कहते हैं पब्लिक के बीच में नहीं आए, 24 घंटे। मैं मेरे लिए नहीं कहता, आप कभी भी आज दिल्ली 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर मनोहर लाल जी का रेजिडेंस है, वहाँ जाओ, उनके स्टाफ से पूछो कि ये व्यक्ति कैसा है। वो बताएंगे आपको कि कैसे वो आदमी सुबह 3 से 4 बजे उठ के योगा करके अपना मॉर्निंग का जो कोर्स करके काम में लग जाता है, और रात को 12 बजे तक वो काम कर रहा होता है। हरियाणा के
चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी और आज सेंटर में मिनिस्टर बनने के बाद भी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। रही बात इस बात की कि वो नए नए आए थे, गरीब घर से आए थे, ये कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन वो पावरफुल बीजेपी में हमेशा से थी। लोग इस बात की आपको कहीं भी चर्चाएं मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपने होमवर्क नहीं किया। मेहनत इतनी की कि 2014 में अपने दम पर बीजेपी की सरकार भी लेकर आए। तो आप ये कभी ना सोचें कि मनोहर लाल जी, ये सही बात है वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, तो सच बात है, लेकिन ये उनका जो हम्बल बैकग्राउंड है वो कहीं भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि वो किसी गलत जगह चले जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात हम्बल बैकग्राउंड हो, पसीने के बदबू आने लगी। आप दूसरी बात, मैं आपको फाइनल बात ये और आप समझने की कोशिश करें, मनोहर लाल जी ने आयाम स्थापित किए हैं। लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वेल्थ इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये उन गिने चुने व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पास जो पुश्तैनी था वो डोनेट कर दिया। उसके बाद एज अ चीफ मिनिस्टर एमएलए एमपी जो तनख्वाहें मिली वो डोनेट कर दिया। और एक बहुत बड़ा किस्सा आपको वो भी याद होगा, और ये किस्सा स्वयं गोपाल कांडा ने कहा कि गोपाल कांडा ने ऑफर किया मनोहर लाल जी को कि मैं आपके लिए एक फार्म हाउस डोनेट कर देता हूं ताकि आप अपने बुढ़ापे में वहां अपना बुढ़ापा काट सकें। मनोहर लाल जी ने स्पष्ट उनको कहा कि नहीं कांडा साहब, ये अप्रोच नहीं है, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा मैं इसलिए अच्छे से जानता हूं, आप अपना काम देखिए, मैं मेरा काम देखता हूं। तो ये इस व्यक्ति के बारे में तो रिसर्च होनी जरूरी है, और एक ऐसी रिसर्च जो टॉर्च बीरर है, जो लोगों और दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए लेसन है कि जीवन एक पॉलिटिशियन का कैसे होना चाहिए। ये एक लेसन है माननीय मनोहर लाल जी। एडवोकेट साहब, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोनान मौजूद हैं, और मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, पूरे हरियाणा को फेस को चेंज किया है मनोहर लाल ने। ये इनके परम भगत शिष्य मनोहर लाल जी के, और अक्सर किसान आंदोलन हमारे साथ बातचीत करती है और बेबाक तरीके से बातचीत रखते हैं खुद अपनी। ये बीजेपी के वक्ता लगा लीजिए, नेता, कार्यकर्ता, और खट्टर साहब के बहुत नज़दीकी भी हैं और इनको प्रेम बहुत करते हैं खट्टर साहब। आपने कहा फेस ऑफ चेंज कर दिया मनोहर लाल ने, ऐसा राजा तो प्रजा से डरे, ये पहली बार देख रही है हरियाणा की राजनीति में। अरे सब प्रजा के अंदर जाएंगे तो आप फौज और पुलिस और सीआरपी, बीएसएफ, जैम्बर साथ लेके चलेंगे प्रजा के साथ? किसका डर? प्रजा से, अपनी खुद की प्रजा से डर रहे हो? फिर मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, आपका रिसर्च वर्क वास्तव में पुअर है। मनोहर लाल जी ने तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई हल्का नहीं छोड़ा जहां लोगों के बीच में पब्लिक मीटिंग्स ना की हो। लोगों के बीच में गए, पब्लिक मीटिंग, फोर्स लेके मोबाइल जैम्बर लेके साथ 1000 बीएसएफ आर्मी। देखिए हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है, उसका एक प्रोटोकॉल है। आज भी कोई चीफ मिनिस्टर आएगा तो उस प्रोटोकॉल के साथ आएगा। ये जनता में कोई मिसक्रिएंट्स नहीं होता, जनता नहीं कुछ गलत करती। पहले सीएम थे वो, ये उनका प्रोटोकॉल नहीं होता था। नहीं, पहले कहाँ चलते थे? 18 साल से तो हम भी इस लाइन में हैं। मैं देख रहा हूँ हुड्डा साहब का, चौटाला साहब का, मैंने राजनीति देखी। अरे वो तो कभी कुछ लेके नहीं चलते थे। अब उनकी राजनीति कैसी थी ये तो मैं कुछ लामा साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये उनके किसी के बस की बात नहीं है। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसके साथ एक प्रोटोकॉल है, उसको जेड सिक्योरिटी मिलेगी, उसके साथ उतने ही लोग साथ रहेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये तो खैर आपके एक्सैजरेटेड फिगर्स हैं, ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के साथ मनोहर लाल जी को जाना पड़ेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो थी, मनोहर लाल जी ने गलत को टारगेट किया, और करना भी चाहिए। इसलिए जनता खुश नहीं थी। अगर उनका चेहरा रहता तो आपका फेस चेंज कर देती जनता। अरे भला हो, आप समझ गए, मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। आपको नहीं लगता जनता आपका फेस चेंज करने वाली थी? मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, मनोहर लाल का फेस चेंज नहीं करते तो आपने बहुत अच्छा लगाया मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। आपकी ये तस्वीर है ना, बड़ी अच्छी लग रही है। लांबा साहब, पूरा चुनाव इस बात पे लड़ा गया कि पिछले 10 साल की सरकार ने कैसे बिना खर्ची पर्ची के ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाई। तो उससे दुश्मनी गवर्नमेंट का हेड कौन था? माननीय मनोहर लाल। माननीय मनोहर लाल के कामों पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया, और उसी के अब माननीय नायब सैनी जी तो जुमा 4 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर बने थे। तो आप ये मान के चलो कि 4 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया जा सकता। क्यों बदलना पड़ा मजबूरी में? फेस को चेंज, फेस ऑफ चेंज। इतनी बात रखें कि क्यों बदलना पड़ा। ये नहीं कि मजबूरी, आप ये समझ, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनोहर लाल जी के बाद कौन हेड करेगा हरियाणा को, ऐसा शायद संगठन ने सोचा, और कोई युवा आदमी आए उसको संगठन को हेड करे ताकि लंबे समय तक संगठन चल सके। भारतीय जनता पार्टी में फैसले कलेक्टिव होते हैं, बहुत लोग बड़े लेवल पर अपने फैसले लेते हैं जिसका आम जनता को पता नहीं चलता। और आप ये सोचो, हटाया नहीं गया, एलिवेट किया गया, यहां से उन्हें सेंटर में ले जाया गया और बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और मुमकिन है कि इससे भी बड़ी जिम्मेदारी शायद उनको कोई मिल रही हो।
फेस ऑफ चेंज नहीं करते तो मैं फिर कहता हूँ हरियाणा की जनता आपका फेस चेंज करने वाली थी, आपको मजबूरी में बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से आपको मनोहर लाल जी को ले जाना पड़ा। अरे ऐन मौके पे जनता कहती है। छोटी बात का जवाब दीजिए। लांबा साहब, आपने पूरा चुनाव कवर किया, भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे ये नहीं थे कि भी ट्रांसपेरेंसी, बिना पर्ची खर्ची की सरकार, ईमानदारी की सरकार, और फाइनली एक बात का जवाब और दीजिए, क्या कोई चीफ मिनिस्टर या आपको क्या लगता है कि क्या जादू की छड़ी घुमाई नायब सैनी जी ने कि 3 महीने में वो सरकार लाने में कामयाब हो गए? मेरी बातों का जवाब दीजिए। चलो मानता हूँ, सुन लीजिए, मैं जो बातें हैं डंके की चोट पे मैं एग्री करता हूँ। मनोहर लाल ने जो चीज़ें लेके आए, उनके दिमाग की जो सोच थी, उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ा गया। मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता डंके की चोट पे, क्योंकि हम अक्सर आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई, वो जो चीज़ें लेके आए, उनको जनता ने फॉलो किया, लेकिन फिर भी जनता खुश क्यों नजर नहीं आई? क्यों इतना एक हुआ क्यों? इसका क्या आपके क्या पैमाने हैं कि जनता खुश नहीं है? जनता खुश थी तभी तो बीजेपी की 48 सीटें आई मेरे भाई। अदरवाइज तो मीडिया ने और कुछ विपक्ष के लोगों ने तो इतनी हवा बनाने में कसर ही नहीं छोड़ी थी कि हुड्डा की सरकार आ रही है, हुड्डा की सरकार आ रही है। और इतना बड़ा मीडिया ने और ये हवा नहीं बनाया होता कुछ लोगों ने, तो मैं कहता हूं कांग्रेस की तो 30 से भी कम सीटें आती। चुनाव से एंड पहले क्यों आपको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के? वही कह रहा हूँ लांबा साहब, आप फिर दोबारा बात को समझने की कोशिश कीजिए। बोरिया बिस्तर बांध के नहीं गए, ये एलिवेट किए गए कि उनको इससे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रिपीट हो रही है, नायब जी सैनी जी को हम सीएम बनाएंगे, वो दोबारा से सीएम बनेंगे, और इनको एलिवेट किया गया एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोनार खास बातचीत तो मौजूद हैं। क्या वास्तव में आप लोग मानते हैं, सुनील जी की बात से सहमत है आप एडवोकेट साहब की बात से? क्या मनोहर लाल जी का प्रमोशन हुआ यहाँ से? ये कह रहे हैं वो यहाँ से गए नहीं, मतलब प्रमोशन करके उनको भेजा है, ये कह रहे हैं। वो रहते यहाँ पे तो भी चुनाव जीतते, ऐसा ही है। वो यहाँ रहते हैं, इनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता तो भी चुनाव 100% कोई दो राय नहीं है इस बात। क्या आपको लगता है मनोहर लाल जी यहाँ से अगर ये रहते तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ सकती थी, या चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से जीत सकते थे? ये आप पे छोड़ते, आप अपनी राय जरूर दे दीजिए। सुनील जी, क्राइम चरम पे है हरियाणा में। अब तो साहब क्राइम इस तरीके से हो गए, लोग वगैरह कहते हैं घर पे पर्ची डाल जाते हैं दीवार के ऊपर से, भाई 20 लाख रुपए भेज देना, नहीं तो ढुचकियाँ तो फिल्मों वाला काम कर देंगे। सब आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, मनोहर लाल जी के आप अच्छे प्रेम मित्र हैं, आपको बड़ा तजब्बो देते हैं। मैं पिछले कम से कम 10 साल से आपके साथ लगातार बातचीत कर रहा हूँ, और किसानों के मुद्दे बड़ी गाली खाई है। किसानों ने आपको कहा कहाँ मिलेंगे, उसको देखेंगे, इसको ये करेंगे, कई बातें निकल के आई। तो सरकार तीसरी बार चला रहे हो तो ये भी थोड़ा सा फेयर कर दीजिए, लोग आराम से जिए, या तो फिर गरीब रहना ही ठीक है, अमीर बनना भी मूर्खता है। ऐसा ही ये जो माहौल देखिए क्या। लामा साहब, निश्चित तौर पर नायब सैनी जी की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, और इन सब चीज़ों का कग्निजेंस, इन चीज़ों का संज्ञान माननीय मंत्री जी ने लिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और स्ट्रॉन्ग फैसले लिए जाएंगे। हर जन की सिक्योरिटी देना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। एक एक आदमी महत्वपूर्ण है, चाहे वो गरीब है अमीर है, सुख शांति से और खुशहाली से हरियाणा के अंदर जिए, ऐसा इंश्योर करना बीजेपी मानती है और बीजेपी से अपनी जिम्मेदारी की तरह पूरा कर रही है। रही बात किसानों की, जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, जो बात हम उस किसान आंदोलन के समय डिस्कस करते थे, आज वो धरातल पर आ गई है। जो लोग उस समय किसानों का चेहरा हुआ करते थे, आप बताओ वो कहाँ पर है? उनका तो आज हरियाणा में घुसना ही मुश्किल हो गया है। कोई हरियाणा के अंदर आंदोलन नाम की चीज नहीं है। लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज करना भी शुरू कर दिया है कि वो तीनों कृषि कानून, सुधार कानून जो थे वो ठीक थे। एडवोकेट सुनील सोनार हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है। सुनील जी, अब मंडियों की बातचीत कर लेते हैं। अखबार में छपी थी, भिवानी में, यहाँ चरखी दादरी में कहीं उठान नहीं हो रहा है, मतलब कई ऐसी चीज़ें निकल के आ रही थी। तो आप दावा करते हैं एमएसपी पे खरीदेंगे, सही समय पे खरीदेंगे, सही समय पे पैसा आएगा, तो कुछ कहेंगे? अभी गेहूं की फसल आने वाली है, आपकी यही व्यवस्था सरबराह गई यहाँ पे, गेहूं तो बहुत बड़ी तादाद में आने वाला है। लांबा साहब, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। लांबा साहब, आज गेहूं की एमएसपी 2500-2600 के आसपास, लेकिन मार्केट में गेहूं आज 2800-2900 बिक रहा है। अब जो 3 कृषि सुधार कानून थे, उसमें पहला कानून ये था कि किसान को अपनी प्रोड्यूस मंडी से बाहर बेचने का अधिकार मिले। अब भी खरीदारी तो जाके जो व्यापारी है गांव में जाके खरीदारी कर भी लेगा, और फिर उसके बाद उसे
अपने हिसाब से ठिकाने भी लगाएगा, या इसको अब कोशिश करेगा कि वो एमएसपी पे गांव में जाके खरीद ले, अपने गोडाउन्स में वो उसको भर ले, और आगे आने वाले समय में पॉसिबिलिटी और 200-300 रुपए का ज़्यादा बढ़ने का है, उसका फ़ायदा कमाए। लेकिन किसान को तो नुकसान हो गया, क्योंकि किसान पर तो जो एपीएमसी एक्ट है वो लागू है, वो मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच नहीं सकता। दूसरी बात, कुछ सेलेक्टेड लोग ही इस व्यापार में हैं, आम तो व्यापारी हो ही नहीं सकता। जो लाइसेंस होल्डर हैं वही इस व्यापार को आगे कर सकते हैं, और उन्हें भी जब गाँव में जाके खरीदारी करनी होगी तो कई जगह अपने को कानून से छुप छुपा के बच बचाव करके आना पड़ेगा। इससे क्या कालाबाजारी बढ़ेगी, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये जो कृषि सुधार कानून था, उसका जो पहला कृषि सुधार कानून था, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यही था। और मैं तो फिर आभारी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो फिर से एक ऐसा कानून लेके आ रही है जिसमें संशोधन किए जा रहे हैं। और अब जो इन किसान यूनियन हैं, ये जो अपने आप को किसान के अगुवा कहते हैं, इन बुद्धिमान व्यक्तियों को इनवाइट कर रही है और उनसे ऑब्जेक्शंस मांग रही है कि बताओ तुम्हारे को इनमें क्या कहना है। तो लांबा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। दूसरा, इन सब के बावजूद सरकार ने ये चीज़ इंश्योर किया है कि उठान समय पर हो और किसान को सही समय पर उसकी फसल का जो एमएसपी मूल्य है मिल जाए, और ऐसा इंश्योर किया जा रहा है। कहीं छुटमुट मीडिया में लिखी जा रही हैं तो भ्रम फैलाने की बातें हैं, अदरवाइज आप यहाँ के आसपास की किसी भी मंडी को ट्रेवल कर लें, व्यवस्थित चीज़ें हैं, और किसानों का जो सब ग्रेन है वो टाइमली खरीदा जा रहा है और उसकी पेमेंट की जा रही है। जी, तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद है। सुनील जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, हमसे खास बातचीत की। ऐसे ही अक्सर आते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लांबा साहब, मैं भी कहता हूँ कि सबको मेरी बात अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को जो इस व्यवस्था से गलत फायदा उठा रहे हैं उनको मेरी बात बुरी लगनी भी चाहिए। मैं भी आपका उतना ही आभारी हूँ। आपका बहुत पॉपुलर चैनल है, बहुत दूर तक देखा जाता है। मुझे आपके इस चैनल से बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली है, और मेरी वजह से आपने भी बहुत आलोचनाएं सहन की हैं। तो मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और मुझे अपने इस चैनल पे बैठने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे। तो एडवोकेट सुनील सोरान की बातों से कितने सहमत हैं, फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और कमेंट बॉक्स अपनी राय लिख दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।